हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है ऑफलाइन, इसका लेवल 2 एसएसटी जो विषय है, इसका आज हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपके माइनर टेस्ट नंबर 2। और ये हुआ था आपके 18/8/2025 को। और इसके अलावा हमने लेवल 2 साइंस मैथ के पेपर भी सॉल्व करवाए हैं और रेट लेवल 1 इसके भी टेस्ट सीरीज़ के पेपर सॉल्यूशन चल रहे हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाना है, चैनल को सबसे पहले करना है सब्सक्राइब। इसके बाद जाना है आपको प्लेलिस्ट पर और सबसे ऊपर आपको मिल जाएगी रेट पेपर सॉल्यूशन करके नाम करके एक प्लेलिस्ट है हमारी। उस पर क्लिक करते ही आपको एक तो इसका माइनर टेस्ट नंबर फर्स्ट और माइनर टेस्ट नंबर 2 दोनों ही आपको उसके अंदर मिलने वाले हैं, इसलिए जाकर ज़रूर देखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर करिएगा। चलो शुरू करते हैं फिर माइनर टेस्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन और विषय है इसका एसएसटी लेवल 2 एसएसटी। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन सा जिला 80 से लेकर 90 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो कौन सा जिला है जो कि 80 से लेकर 90 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो वो आ जाएगा आपके प्रतापगढ़ जिला भाई, यानी कि जो दक्षिण राजस्थान का जिला है वहाँ पर आपके 80 से लेकर 90 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर आपको दे रखा है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा है वो सही ढंग से अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? यानी कि वर्षा के अकॉर्डिंग अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करके लिखना है। तो वो इसमें आ जाएगा आपके धौलपुर, दौसा और झुंझुनू। यानी कि पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर जो है वर्षा का घटता क्रम होता है, आप सभी को पता है। तो धौलपुर पूर्व में, फिर आपकी दौसा, फिर आपके झुंझुनू। तो इसमें आपका आ जाएगा धौलपुर, दौसा और झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर दे रखा है। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला युग्म स्टेपी जलवायु परिस्थितियों से संबंधित नहीं है? तो स्टेपी जलवायु है वो कौन से जिलों में नहीं पाई जाती है? तो वो आ जाएगा आपके जयपुर और अलवर। क्योंकि स्टेपी जलवायु जो वनस्पति है ये आपके पाई जाती है वही जो अर्ध शुष्क क्षेत्र आता है वहाँ पर। इसमें रहते हैं पाली, नागौर, जालोर, सिरोही और जोधपुर, झुंझुनू। तो इसमें आपके अलवर और ये जो है पूर्वी मैदानी प्रदेश रहते हैं, तो इसमें आपके ये स्टेपी जलवायु परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर आपको दे रखा है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से असुमेलित युग्म कौन सा है, उसका आपको चयन करना है। तो इसमें असुमेलित आ जाएगा आपके एस का इसमें दे रखा है शीत शुष्क, लेकिन एस का होता है इसमें अर्ध शुष्क, ठीक है ना। तो ये इसमें आपके सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर आपको दे रखा है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2024 तक की समयावधि में वास्तविक वर्षा दर्ज की गई। तो 1 जून से लेकर 30 सितंबर 2024 तक कितनी वर्षा है वो दर्ज की गई? तो वो आ जाएगी इसमें आपके 66.24 सेंटीमीटर, यानी कि 67.24 सेंटीमीटर वर्षा है वो दर्ज की गई है। कब से कब तक? तो 1 जून से लेकर 30 सितंबर 2024 तक। चलो शुरू करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन ऋतु के संदर्भ में असत्य कथन है। मानसून प्रत्यावर्तन यानी कि मानसून के जो वापस लौटने के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं आपको, उसमें कौन सा कथन असत्य है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो पहला आपको दे रखा है, यह प्रक्रिया शरद ऋतु के दौरान होती है, बिल्कुल सही है। इस ऋतु में राज्य में वर्षा नहीं होती है, बिल्कुल सही है। और इस समय मानसूनी हवाओं की आर्द्रता चरमोत्कर्ष पर होती है, नहीं, इसमें आर्द्रता बिल्कुल नहीं होती है, शुष्क हवा होती है और चलती रहती है। तो इसमें आपकी यह सत्य हो जाएगा, बाकी सभी सत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर आपको दे रखा है। थॉर्नवेट के अनुसार दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र किस जलवायु को प्रदर्शित करता है? यानी कि जो दक्षिणी राजस्थान और हाड़ौती का जो राजस्थान आता है, इसके अंदर आपके कौन सी जलवायु पाई जाती है थॉर्नवेट के अनुसार? तो वो आ जाएगी आपके CAW। 8 नंबर क्वेश्चन देखो भाई क्या दे रखा है। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा में साइक है। तो शीत ऋतु में जो मावट वर्षा होती है इसमें कौन सी है वो इसमें साइक रहती है? तो वो आ जाएगी आपके पछुआ पवनें जो है, यानी कि जो भूमध्य सागर की ओर से राजस्थान की ओर या भारत की ओर जो पछुआ पवनें चलती है वो इसमें शीत ऋतु में होने वाली बारिश या फिर कह सकते हैं मावट। तो मावट के अंदर बहुत ज़्यादा इसमें साइक रहती है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, BSHW राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? तो BSHW यानी कि एस का मैंने आपको पहले ही बताया था कि अर्ध शुष्क होता है, तो ये आपके अर्ध शुष्क प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर दे रखा है आपको।
दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है? दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है इसकी जो अरब सागर की शाखा आती है वो सबसे पहले प्रवेश करती है, और ये प्रवेश कहाँ से करती है? तो वो आ जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागरीय शाखा है वो सबसे पहले प्रवेश करती है। लेकिन सर्वाधिक वर्षा जो है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, भाई ये ध्यान रखना आप। राजस्थान में होने वाली कुल वर्षा का कितना अंश जुलाई से लेकर सितंबर के मध्य होता है? यानी कि जो राजस्थान में बारिश होती है इसमें कितने प्रतिशत है वो जुलाई और सितंबर महीनों के अंदर हो जाती है? तो वह आती है आपके 90 से लेकर 95% बारिश जो है वो जुलाई से सितंबर महीने के मध्य हो जाती है। नेक्स्ट देखो 12 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में उच्च वायु तीव्रता से न्यूनतम नुकसान वाले जिलों का उपयुक्त समुच्चय है। तो उच्च वायु तीव्रता से न्यूनतम नुकसान वाले जिलों का उपयुक्त समुच्चय कौन सा है? तो वो आ जाएगा आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इनका ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 13 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में जनवरी माह में जैसलमेर जिले से गुजरने वाली वायु दाब रेखा है। तो जनवरी महीने के अंदर जैसलमेर से गुजरने वाली जो वायु दाब रेखा है वो आ जाएगी आपके 1018 मिलीबार से अधिक जो वायु दाब की रेखा है वो आपके जनवरी माह के अंदर जैसलमेर जिले से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 14 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है, उसका आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है अरावली में राज्य में अरावली बंगाल की खाड़ी शाखा के मार्ग में अवरोधक है, बिल्कुल सही है। राज्य में अरब सागरीय शाखा बंगाल की खाड़ी की तुलना में अत्यंत कम वर्षा करती है, तो बिल्कुल सही है। अरब सागरीय शाखा जो है बंगाल की खाड़ी शाखा की तुलना में अत्यंत ही कम बारिश करती है, बिल्कुल सही है। राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा एवं परिवर्तनशीलता कम होती है, कम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा परिवर्तनशीलता होती है भाई, क्योंकि पूर्व में तो बहुत सारी बारिश होती है और हमारे यहाँ पश्चिमी जो राजस्थान जैसलमेर साइड रहता है इसमें तो बारिश वर्ष में एक बार भी होती है, कभी होती भी नहीं है, तो ये तो बहुत ज़्यादा परिवर्तनशीलता रहती है भाई। तो ये इसमें आपके सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 नंबर आपको दे रखा है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से सही सुमेलित है। तो कौन सा सही सुमेलित है उसका चयन करना है। तो सही सुमेलित आपका जाएगा AW जो कि आपके संबंधित है डूंगरपुर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से राजस्थान के न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले माह का उपयुक्त युग्म है। तो न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले महीनों का कौन सा युग्म रहता है? तो वो आ जाएगा आपके जुलाई और अगस्त के अंदर न्यूनतम दैनिक तापांतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 17 नंबर आपको दे रखा है, कथन ए दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान बंगाल की खाड़ी की शाखा से बहुत कम वर्षा प्राप्त करती है। तो ये गलत कथन है भाई, क्योंकि बंगाल की खाड़ी शाखा से 90% बारिश होती है और 10% जो है वो अरब सागरीय शाखाओं से होती है। कारण दे रखा है बंगाल की खाड़ी की शाखा अरावली के बिल्कुल समांतर स्थित है, तो ये भी आपकी गलत है। ये दोनों विशेषताएं जो है वो अरब सागरीय शाखा की दे रखी है, क्योंकि उससे बहुत कम बारिश होती है और वो बंगाल की खाड़ी वो अरब सागरीय शाखा जो है वो अरावली के बिल्कुल समांतर स्थित होती है। तो इसमें आपके जो दे रखे हैं वो दोनों या सत्य दे रखे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र से सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादित किया जाता है। तो सर्वाधिक जो लौह अयस्क है वो आपके उत्तरी पूर्वी राजस्थान से उत्पादित या फिर खनिज को निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान के बजट 2025-26 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना आपके उदयपुर जिले के अंदर किया जाना प्रस्तावित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20 नंबर आपको दे रखा है, तांबे की खाने सैनपरी तथा हनोतिया कर्मे से स्थित है। तो तांबे की 2 खाने हैं जिसका नाम आता है सैनपरी और एक आता है हनोतिया, तो ये कर्मे से कहाँ पर स्थित है। तो वो आ जाएगा आपके इसमें सैनपरी आ जाएगी अलवर के अंदर और हनोतिया आ जाएगा आपके अजमेर के अंदर स्थित रहती है। नेक्स्ट देखो भाई 21 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है उसका आपको चयन करना है। अजमेर ज़िले में फेल्सपार के भंडार पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। अजमेर ज़िले के अंदर फेल्सपार के भंडार पाए जाते हैं। अलवर बाड़मेर भीलवाड़ा में रॉक फॉस्फेट के भंडार है, बिल्कुल गलत है। सलादीपुरा सिक्कर में पायराइट खनन पाए क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। यानी कि 1 और 3 इसमें आपके सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपके बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन भी कीजिए।
तो सूची 1 में आपको दे रखे हैं खनिज, सूची 2 में दे रखे हैं आपको खनन क्षेत्र, इसमें आपको सम्मिलित करके लिखना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कैल्साइड। तो कैल्साइड का जो उत्पादन होता है उसका खनन क्षेत्र आपके रहेगा वही तेजा का बास और बेल का पहाड़ जो है वहाँ से कैल्साइड के भरपूर मात्रा में खनन पाया जाता है। फिर आता है आपके बेराइट्स। तो बेराइट्स जो है ये आपके पाया जाता है अभी सैनपुरी और जहीर का खेड़ा जो है इस स्थान पर ये बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। फिर आता है आपके फ्लोराइड। तो फ्लोराइड आपके बहुत ज़्यादा पाया जाता है चौकरी और चापोली नामक स्थान पर, यानी कि सी में आ जाएगा 4। फिर दे रखा है रॉक फॉस्फेट। तो रॉक फॉस्फेट पाया जाता है आपके बिरमानिया और फतेहगढ़, यानी कि ए में आ जाएगा 2, बी में आएगा 1, सी में आएगा 4, डी में आएगा आपके 3। तो इसमें 2, 1 और 4 और 3। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23 नंबर आपको दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र नहीं है। तो जैसलमेर के अंदर प्राकृतिक गैस के भंडार कौन सा नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो वो आ जाएगा आपके रॉयल क्षेत्र जो है ये आपके प्राकृतिक गैस से संबंधित नहीं रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 24 नंबर आपको दे रखा है राजस्थान संपूर्ण देश में लगभग 22% अभ्रक उत्पादित करता है, बिल्कुल सही है। 100% सीसा जस्ता और वोलेस्टोनाइट उत्पादित करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सीसा जस्ता और वोलेस्टोनाइट के अंदर राजस्थान का एकाधिकार है भाई। और लगभग 90% से अधिक जिप्सम उत्पादित होता है, ये भी इसमें सही है। तो आपके 1, 2 और 3 इसमें क्या हो जाएगा सत्य होने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 नंबर आपको दे रखा है राजस्थान खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। तो कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें राजस्थान में वर्तमान में 58 प्रकार के खनिजों का खनन होता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान देश में सर्वाधिक विविध खनिज विविधता वाला राज्य है, ये भी बिल्कुल सही है। अधात्विक खनिज उत्पादन की दृष्टि से राज्य देश में दूसरे स्थान पर है, तो ये इसमें आप गलत हो जाएगा। और राज्य देश के लगभग 19% खनिज है वो 19% खाने स्थित है, बिल्कुल सही है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है तो वो आपके तीसरा ऑप्शन रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26 नंबर आपको दे रखा है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा खनन क्षेत्र डोलोमाइट का नहीं है। तो डोलोमाइट का कौन सा नहीं है तो वो आ जाएगा आपके केसर देसर जो है ये आपके डोलोमाइट का खनन क्षेत्र नहीं रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27 नंबर आपको दे रखा है निम्न में से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन भी कीजिए। तो इसमें आपको सुमेलित करके लिखना है। एक तरफ दे रखे हैं खनिज, सामने दे रखे हैं संबंधित क्षेत्र। तो कौन सा क्षेत्र कौन से खनिज से संबंधित है उसका आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले दे रखा पन्ना। तो पन्ना आपके इसमें आ जाएगा काला गुमान क्षेत्र से संबंधित। फिर दे रखा हीरा। तो हीरा आपका आ जाएगा केसरपुरा क्षेत्र से संबंधित। फिर दे रखा तांबड़ा। तो तांबड़ा आपके इसमें रहने वाला है सरवाड़ क्षेत्र से संबंधित। फिर दे रखा पन्ना। तो पन्ना आपका आ जाएगा टिक्की क्षेत्र से संबंधित, यानी कि 2, 1, 4, 3। तो देखो भाई कौन से ऑप्शन में 2, 1, 4, 3 दे रखा है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर पहला ही आपके सही हो जाएगा 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28 नंबर आपको दे रखा है चंदेरिया स्थित जिंक स्मेल्टर संयंत्र संचालित है। तो जिंक जो स्मेल्टर संयंत्र है आपके चंदेरिया नामक स्थान पर वो किसके द्वारा संचालित है तो वो आ जाएगा वेदांता कंपनी के द्वारा ये संचालित रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29 नंबर आपको दे रखा है राजस्थान में लिग्नाइट भंडार कहाँ स्थित है। तो राजस्थान के अंदर जो लिग्नाइट भंडार है वो कहाँ पर स्थित है तो वो आ जाएगा आपके इसमें मोकला, माता सुख और पलाना नामक स्थान पर लिग्नाइट के भंडार स्थित रहते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30 नंबर आपको दे रखा है निम्नलिखित खनन क्षेत्र और खनिज में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो इसमें आपको एक तरफ दे रखे हैं खनन क्षेत्र, सामने दे रखे हैं खनिज। तो इसमें असुमेलित युग्म कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो असुमेलित इसमें आ जाएगा भाई आपके दूसरा कि गुर्जरवाड़ा जो है वो मैग्नीज से संबंधित है, तो ये इसमें आपके असुमेलित रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 31 नंबर आपको दे रखा है राजस्थान खनिज नीति 2024 कब लागू की गई। तो राजस्थान खनिज नीति जो है 2024 की ये कब लागू की गई थी तो वो इसमें आ जाएगा आपके 4 दिसंबर को ये नीति लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 32 नंबर आपको दे रखा है केओलिन के नाम से किसे जाना जाता है। तो केओलिन के नाम से चाइना क्ले को जाना जाता है भाई। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33 नंबर आपको दे रखा है राजस्थान में रागेश्वरी और मंगला तेल के कुएं
कहाँ पर स्थित है? तो रागेश्वरी और जो मंगला तेल के कुएँ हैं वो आपके आ जाएगा बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर स्थित रहते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? सो अधात्विक खनिज नहीं है। तो अधात्विक खनिज नहीं है इसका मतलब धात्विक खनिज है तो वो आ जाएगा आपके टंगस्टन। ये आपके बल्ब के अंदर तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है जो कि एक धातु होती है, इसलिए ये आपके अधात्विक खनिज नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 35 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर लाभकारी निकाय जो खनन कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों तथा व्यक्तियों के हितों के लिए कार्य करता है? तो वो आपके इसमें आ जाएगा डिस्ट्रिक्टेड मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट जो है ये इसमें आपके रहता है, खनन कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों के हित के कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 26 नंबर आपको दे रखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य का राज्यपाल डैश 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 होता है। तो 155 के अंदर कहा गया है कि जो राज्य का राज्यपाल होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा क्या होगा? नियुक्त किया हुआ होगा। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 37 नंबर आपको दे रखा है, विधायकों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो विवाद का अगर कोई निर्णय है, कोई राष्ट्र मतलब विधायक की अयोग्यता संबंधी कोई विवाद है तो उसका निर्णय करता है राज्यपाल। वो कौन से आर्टिकल के तहत करता है? तो वो आ जाएगा आपके आर्टिकल 192 के तहत विधायकों की अयोग्यता के संबंधित विवाद का निर्णय राज्यपाल कर सकता है, ये इसमें दे रखा है आर्टिकल 192 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 138 आपको दे रखा है, श्री गुरुमुख निहाल सिंह को कब राजस्थान के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? तो गुरुमुख निहाल सिंह जी को कब राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो वो आ जाएगा आपके 25 अक्टूबर 1956 को इन्हें प्रथम राज्यपाल है वो नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 39 नंबर आपको दे रखा है, अनुच्छेद 158(3) के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल है तो उसको दिए जाने वाली उपलब्धियां और भत्ते किसके द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करते हैं? तो वो इसमें आ जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा इनके मानक जो भत्ते वगैरह होते हैं, वो जो उपलब्धियां वगैरह होती है वो सारा का सारा राष्ट्रपति इसका निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 40 नंबर आपको दे रखा है, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत है? यानी कि मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य है, जो कार्य है, जो जिम्मेदारियां हैं वो कौन से आर्टिकल के अंदर उल्लेखित है? तो वो आपके इसमें आ जाएगा आर्टिकल नंबर 167 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है 167। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41 नंबर आपको दे रखा है, वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा व्यक्तिंश कौन से मुख्यमंत्री है? यानी कि अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री रहते हैं भजनलाल जी शर्मा? तो वो आ जाएगा आपके 14वें नंबर के सीएम है भजनलाल जी शर्मा साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 43 नंबर आपको दे रखा है, 42 नंबर आपको दे रखा है, राज्य विधानसभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्य विधानसभा के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, क्या दे रखा है देखो, और सत्य कथन का चयन भी करना है। तो विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर होता है, बिल्कुल सही है। इनका निर्वाचन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से खुली मतदान प्रणाली द्वारा होता है, बिल्कुल गलत है। तो सत्य कथन पूछा है तो आपको केवल एक है वो सत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 43 नंबर आपको दे रखा है, राज्य विधानमंडल के संदर्भ में सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में आपको दे रखे हैं प्रावधान, सूची 2 में आपको दे रखे हैं अनुच्छेद, और इसको आपको मिलान करके लिखना है कि कौन सा प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल से संबंधित है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है सदस्यों का कार्यकाल। तो सदस्यों का जो कार्यकाल है वो आ जाएगा आपके आर्टिकल 172 के तहत, यानी कि ए में आ जाएगा 4। फिर दे रखा है सदस्यों की योग्यताएँ। तो योग्यताओं का जो उल्लेख है वो आपको मिलेगा आर्टिकल 173 के अंदर, यानी कि 3। सदस्यों की शपथ, तो सदस्यों की शपथ का जो उल्लेख है वो आपको मिलेगा आर्टिकल 188 के अंदर, यानी कि 1 नंबर। फिर दे रखा है सदस्यों की अयोग्यताएँ। तो सदस्यों की अयोग्यताओं का जो उल्लेख है वो आपको मिलेगा आर्टिकल 191 के अंदर, यानी कि 2 नंबर। तो 4, 3, 1, 2 ये आपके इसमें सही रहने वाला है। देखो कौन से में दे रखा है 4, 3, 2, 1। तो 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 44 नंबर आपको दे रखा है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री कंवरलाल को निर्वाचित किया गया, ये किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे? तो ये कौन से विधानसभा क्षेत्र से थे? तो वो आ जाएगा अंता 12 के अंदर, 12 से ये विधायक थे और इनको अभी अयोग्य घोषित कर दिया गया या फिर इनको निर्रहित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 45 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से संविधान संशोधन अधिनियम
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया? तो साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान हो या फिर एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल का जो प्रावधान है, ये दोनों आपके 7वें संविधान संशोधन 1956 के अंदर किए गए थे, फजल अली कमीशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 46 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान राज्य न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो राजस्थान उच्च न्यायालय जो है, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो आ जाएगा आपके के वर्मा। और अभी वर्तमान में कौन है? तो वो आ जाएगा आपके KR श्रीराम। और आपको पूछा है प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो ये आपको ध्यान रखना है कौन थे? तो के वर्मा जो है, ये राजस्थान के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 47 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन कौन सा, उसकी आपको पहचान करके लिखना है। तो इसमें आ जाएगा, सबसे पहले आपको दे रखा है, राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप 13 अप्रैल 1949 को अस्तित्व में आया था। और दूसरा दे रखा है, राज्य के मुख्य सचिव अवशिष्ट वसीयतदार होते हैं, बिल्कुल सही है। मुख्य सचिव का चयन राज्य के मुख्यमंत्री करता है, बिल्कुल सही है। और राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल है, ये आपके हो जाएगा असत्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपके असत्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, 48 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन रहे हैं? तो सर्वाधिक कार्यकाल तक मुख्य सचिव कौन रहे? तो वो आ जाएगा आपके भगत सिंह मेहता जो है, ये सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 49 नंबर, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो जिला कलेक्टर ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा। ये कौन सी धारा में उल्लेखित है? तो वो आ जाएगा आपकी धारा 25 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, 50 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान पुलिस का गठन कब हुआ था? तो राजस्थान पुलिस का जो गठन है वो आपके होता है 1951 ईस्वी के अंदर इनका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 51 नंबर आपको दे रखा है, देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की जो शुरुआत है वो आपके होती है 2 अक्टूबर 1959 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 52 नंबर आपको दे रखा है, ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति होती है। तो ग्राम सभा की जो बैठक है, इसकी गणपूर्ति जो होती है वो कितने सदस्यों की रहती है? तो वो आपके इसमें आ जाएगा, कुल सदस्यों का 10वां जो भाग है वो इसमें आपकी गणपूर्ति रहती है। यानी कि जितने भी कुल सदस्य है, इसका 1/10 जो है वो इसमें आपके रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 53 नंबर आपको दे रखा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित है? तो नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित है वो कौन सा आर्टिकल रहता है? तो वो आ जाएगा आपके 243R जो है, ये आपके रहता है नगर पालिकाओं की संरचनाओं से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 54 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग में वर्तमान में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? यानी कि अध्यक्ष समेत कुल कितने सदस्य पद अभी स्वीकृत किए गए हैं RPC के अंदर? तो वो आ जाएगा आपके इसमें 11, कि भाई एक तो होगा इसमें अध्यक्ष और 10 होंगे इसके अंदर सदस्य, तो इसमें टोटल 11 पद है वो स्वीकृत किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 55 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल कब से कब तक रहा है? तो राजस्थानी साहित्य का जो वीर गाथा काल रहा है वो कब से लेकर कब तक रहा है? तो वो आ जाएगा आपके इसमें 1050 ईस्वी से 1450 ईस्वी के मध्य वीर गाथा काल रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 56 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थानी साहित्य की ख्यात विधा के संबंध में सही कथन है। तो जो ख्यात विद्या थी उसके संबंध में कौन सी है वो आपकी सत्य कथन है, उसका आपको चयन करना है। तो पहला दे रखा है, ख्यात वंशावली तथा प्रशस्ति लेखन का विस्तृत रूप है, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है, ख्यातों का विस्तृत रूप 18वीं शताब्दी के अंत में बनना प्रारंभ हुआ था, ये इसमें आपके हो जाएगा असत्य है। तो इसमें केवल और केवल पहला कथन आपके सत्य रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 57 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थानी साहित्य लेखन की ऐसी विधा जिसमें नृत्य, गायन व अभिनय तीनों कलाओं का समावेश मिलता है। तो तीनों कलाओं का समावेश मिलता है ऐसी विधा आपके रहती है अभी रास। रास के अंदर आपको तीनों विधाओं का है वो समावेश मिलने वाला है। इसमें नृत्य भी है, गायन भी है, अभिनय भी आपके शामिल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 58 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी एक प्रारंभिक कालीन लौकिक साहित्य की रचना नहीं है? तो प्रारंभिक कालीन लौकिक साहित्य की रचना कौन सी नहीं है? तो वो आ जाएगी आपके इसमें रणमल छंद जो है, ये आपके इसमें प्रारंभिक कालीन साहित्य की रचना नहीं रहती है अभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 59 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से लेखक और रचना कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है, उसका आपको चयन करना है। एक तरफ आपको लेखक दे रखे हैं, सामने उनकी रचनाएं दे रखी है। तो सबसे पहला आपको दे रखा है ब्रजसेन सूरी, तो इसकी रचना दे रखी है भरतेश्वर बाहुबली, जो कि इसमें सुमेलित नहीं रहने वाली है। और शालिभद्र सूरी की बुद्धिरास, कवि असाहित की हंसावली, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, ये सभी आपके सुमेलित है, लेकिन पहले ही आपके इसमें सुमेलित नहीं रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 60 नंबर आपको दे रखा है, 29 मई को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने डैश 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 से राजस्थान राज्य स्तर पर विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया था। तो जो विकसित कृषि संकल्प अभियान है वो शुरू किया गया था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी के द्वारा। वो कहाँ से शुरू हुआ है, वो आ जाएगा आपके रलावता अजमेर से इस अभियान की शुरुआत किया गया था, रलावता अजमेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 61 नंबर आपको दे रखा है, 30 अप्रैल 2025 को राजस्थान सरकार द्वारा इलेक्ट्रोथेरेपी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन किया गया। निम्नलिखित में से इस बोर्ड का सदस्य नहीं है, यानी कि इस बोर्ड का कौन है वो सदस्य इसका नहीं था, तो वो आपका जाएगा राजीव वर्मा जो है वो इस बोर्ड के सदस्य शामिल नहीं थे। बाकी हेमंत सेठिया सदस्य थे, कुलदीप वर्मा शामिल थे, गोविंद लाल सैनी भी इसमें शामिल रहते हैं, लेकिन राजीव वर्मा इस बोर्ड के अंदर सदस्य नहीं थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62 नंबर आपको दे रखा है कि 4 से लेकर 15 मई तक बिहार में आयोजित हुए 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। देखो क्या दे रखा है, पहला कथन आपको दे रखा है कि इन खेलों में राजस्थान ने कुल 60 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये आपका कथन गलत दे रखा है भाई, 60 स्वर्ण पदक नहीं है, टोटल आपके इसमें 60 पदक जीते गए थे, तो ये 60 स्वर्ण दे रखा है, तो इसमें ये हो जाएगा आपके असत्य। फिर दे रखा है इन खेलों में राजस्थान की पुरुष बास्केटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये भी इसमें आपका हो जाएगा गलत है, क्योंकि पुरुष बास्केटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है। फिर दे रखा इन खेलों में राजस्थान ने सर्वाधिक पदक है वो साइकिलिंग के अंदर जीते हैं, तो बिल्कुल ये आपके सही है भाई, राजस्थान ने सर्वाधिक पदक जो है वो साइकिलिंग के अंदर आपके लेके आए थे, यानी कि आपके केवल और केवल सी इसमें सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल आपके सही हो जाएगा, केवल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 63 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान के किस लोकसभा सदस्य को प्राइम फाउंडेशन द्वारा संसद रत्न अवार्ड 2025 प्रदान किया गया था। तो राजस्थान के किस लोकसभा सदस्य को प्राइम फाउंडेशन द्वारा संसद रत्न अवार्ड दिया गया, तो वो आ जाएगा आपके पीपी चौधरी, जो कि पाली से आपके संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 64 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कर असंगत युग्म का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 आपको दे रखी है, इसमें असंगत युग्म का आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें देवनारायण कॉरिडोर रहता है भीलवाड़ा के अंदर, राजस्थान का तीसरा प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र, तो ये आपके रहता है कोटा के अंदर, और राजस्थान का पहला साइबर स्पोर्ट्स सेंटर भरतपुर दे रखा है, तो ये आपके हो जाएगा असुमेलित। राजस्थान का पहले वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो जो है वो राजस्थान का पहला है और ये जोधपुर के अंदर आपके रहने वाला है, तो इसमें तीसरा कथन आपके असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 65 नंबर आपको दे रखा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए आप, यानी कि इस पर आपको विचार करके लिखना है कि कौन सा आपके इसमें सही हो जाएगा और कौन सा इसमें आपकी गलत रहने वाला है। तो सही का आपको चयन करना है। तो पहला कथन दे रखा है, इस योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार से जोड़कर गरीबी रेखा से ऊपर लाना है, बिल्कुल सही है भाई। जो बीपीएल परिवार है, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको रोजगार से जोड़ना और गरीबी रेखा से ऊपर लेके आना इनका उद्देश्य रहता है। और इस योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के 10,000 गांव चिन्हित किए गए थे, ये बिल्कुल गलत है। इस योजना के अंतर्गत चिन्हित परिवारों को 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता व आत्मनिर्भर कार्ड वितरित किए जाएंगे, तो ये भी इसमें आपकी गलत है। तो इसमें पहला ही कथन आपके यानी कि ए आपके इसमें सही हो जाएगा, तो केवल ए सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 66 आपको दे रखा है, वर्दी विकास के संबंध में असत्य है। तो वर्दी विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें आ जाएगा आपके विकास हमेशा वर्दी को प्रभावित करता है, ये असत्य है, बाकी सभी आपके सत्य रहते हैं भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 67 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से सत्य है। तो निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा, उसका आपको चयन करके लिखना है। तो विकास वर्दी का एक भाग है, तो विकास वर्दी का भाग नहीं है, वर्दी विकास का भाग है, ठीक है ना। हाँ, ये देखो नीचे दे रखा है, वर्दी विकास का भाग है, बिल्कुल सही है। और वर्दी के अभाव में विकास दिखाई दे सकता है, बिल्कुल, वर्दी के अगर अभाव है तो भी विकास आपको दिखाई दे सकता है, और विकास के अभाव में वर्दी दिखाई दे सकती है, नहीं नहीं नहीं,
विकास इसमें आपके मेन रहता है। वर्दी का अगर अभाव है तो भी विकास आपको दिखाई दे सकता है। तो 2 और 3 इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 68 आपको कि विकास के फलस्वरूप नवीन विशेषता व नवीन योग्यता दिखाई देती है, ये कथन किसने दिया है। यानी कि विकास के फलस्वरूप आपको नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं दिखाई देती है, ये कथन कहने वाले कौन थे। तो वो आ जाएगा आपके हरलॉक के द्वारा ये कथन कहा गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 69 आपको दे रखा है। क्लिनिक में उपस्थित माता पिता जो इसलिए परेशान थे कि कुछ के बच्चे घुटनों के बल ही चल रहे थे और पैरों पर नहीं चल पा रहे थे, वही कुछ के बच्चे घुटनों के बल भी नहीं चल पा रहे थे। उन्हें देख करके पीडियाट्रिशियन ने कहा कि आप चिंता ना करें, हर बच्चा पहले सर पर नियंत्रण करता है, फिर पहले कहाँ पर करता है, सर पर नियंत्रण, फिर गर्दन पर नियंत्रण, फिर घुटनों पर बल चलता है और अंत में अपने वो पैरों के बल पर चलना शुरू कर देता है। भले ही समय कम ज़्यादा लगे, लेकिन ये नॉर्मल प्रोसेस है। ये घटना किस सिद्धांत को स्पष्ट करता है। तो ये जो सिद्धांत है ये कौन सी घटना को या कौन से सिद्धांत को स्पष्ट करता है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके अभिव्यक्ति भिन्नता, सिफेलोकोडल और समान प्रतिमान। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इन सिद्धांतों का ये स्पष्टीकरण करता है भाई। नेक्स्ट आपको दे रखा है 70 नंबर क्वेश्चन कि राहुल को अपनी मम्मी रोटी के निवाले तोड़कर थाली में देती थी, जिन्हें वह सब्जी में लगाकर खा लेता था। अब वह रोटी तोड़ने भी लग गया और निवाला बनाकर खाने भी लग गया। ये प्रगति कौन सी है। तो ये प्रगति आती है आपके इंटीग्रेशन प्रगति के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 70 नंबर आपको दे रखा है। परिपक्वता और अधिगम का विकास के संबंध देखते हुए किस गणितीय मॉडल से इसे समझ सकते हैं। तो गणितीय मॉडल कौन सा इसमें उपयोग लिया जा सकता है, तो वो आता है गुणा का जो मॉडल है गणितीय, वो इसमें आपके काम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 72 नंबर आपको दे रखा है। उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित समूह नहीं है। तो उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित समूह कौन सा नहीं है, संबंधित नहीं है, वो आपको चयन करना है। तो इसमें आ जाएगा खेलने की आयु, तीव्र कामुकता, संग्रहण और निरुद्देश्य घूमना। ये सभी उत्तर बाल्यावस्था के समूह नहीं रहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 73 आपको दे रखा है। आसक्ति का विकास होता है। तो जो आसक्ति है इसका विकास है वो कौन सी अवस्था में होता है, तो वो आ जाएगा आपकी शैशव अवस्था के अंदर आसक्ति का विकास होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 आपको दे रखा है। पूर्व बाल्यावस्था नहीं है। तो पूर्व बाल्यावस्था कौन सी नहीं रहती है, तो वो आता है विद्यालय जाने की जो अवस्था होती है, ये पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75 आपको दे रखा है। दांत निकलने की औसत आयु क्या है। तो दांत निकलने की जो औसत आयु होती है वो आपके रहती है 6 से लेकर 8 माह की जो आयु है वो दांत निकलने की औसत आयु रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 आपको दे रखा है। 6 साल की नंदिनी अब पेंसिल से छोटे छोटे अक्षर एक सीधी पंक्ति में लिख सकती है और मार्जिन के अंदर पैराग्राफ को पूरा रख सकती है। ये किसका उदाहरण है। तो ये उदाहरण आता है आपके सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण रहता है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 77 आपको दे रखा है। अक्को का फरेरो रोस्टर्स चॉकलेट देखते ही तुरंत खाने का मन हो गया। ये किस मूल प्रवृत्ति संवेग का उदाहरण है। तो ये आ जाएगा आपके जो स्वाद मूल प्रवृत्ति संवेग का उदाहरण रहता है। यानी कि 77 में ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 78 आपको दे रखा है कि बाल्यावस्था है वो अनोखा काल है। तो बाल्यावस्था कौन सी अवस्था का अनोखा काल रहता है, तो वो आ जाएगा आपके संवेगात्मक विकास का अनोखा काल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 79 आपको दे रखा है। सामाजिकरण आरंभ होता है। तो सामाजिकरण जो है वो आपके परिवार से ही आरंभ हो जाता है। परिवार से फिर जाते हैं स्कूल में मिलते हैं मित्र, तो मित्र से फिर होता है व्यवसाय। तो ये आपके रहता है सामाजिकरण का, लेकिन सामाजिकरण जो आरंभ है वो आपके परिवार से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80 नंबर आपको दे रखा है। ईर्ष्या विकसित होती है। तो ईर्ष्या जो है वो किससे विकसित होती है या कौन से वर्ष में कौन से एज के बाद होती है। तो 1.5 वर्ष के बाद है वो ईर्ष्या होनी शुरू हो जाती है। तो 1.5 वर्ष बाद ईर्ष्या विकसित होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81 आपको दे रखा है। बाल्यावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है। तो बाल्यावस्था का कौन सा विकासात्मक कार्य नहीं है, तो वह आ जाएगा आपके लैंगिक अंतर को समझना। यह आपके बाल्यावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 82 आपको दे रखा है
युद्ध है, यानी कि जो युद्ध है वो क्या होता है, तो इसमें आ जाएगा युद्ध जो है वो आपका आ जाएगा क्रोनोस सिस्टम रहने वाला है। तो युद्ध है क्रोनोस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 83 आपको दे रखा है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का संबंध नैतिक विकास के सिद्धांतों से नहीं है, यानी कि नैतिक विकास के सिद्धांतों से संबंधित कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं रहता है, तो वो आ जाएगा आपके ब्रूनर जो है, ये आपके नैतिक विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं रहता है। और अभी मैं 1-2 दिन बाद एक क्लास लेके आने वाला हूँ जिसमें जितने भी ये सिद्धांत है और इनके सामने इनके जो प्रवर्तक है वो मतलब किसने ये सिद्धांत दिया है, वो उनके नाम और सामने सिद्धांत, इन दोनों की पूरी क्लास रहने वाली है। और लगभग आप मानो 20 या 25 मिनट पूरी क्लास हो जाएगी जिसमें साइकोलॉजी के जितने सिद्धांत हैं वो सारे और उनको स्थापित करने वाले या फिर उनके प्रवर्तक वो सभी उसमें आपको एक साथ में मिलने वाले हैं। क्योंकि ये हम जब पढ़ते हैं साइकोलॉजी तो ये दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है कि भाई कोई ना कोई सिद्धांत है वो ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक है जो सिद्धांत सेम दे देते हैं, भाई मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, नैतिक विकास सिद्धांत है, 3-4 वैज्ञानिकों ने दे रखे हैं, तो इसमें आपको सारे के सारे मिलने वाले हैं भाई। ठीक है, मेरी टीम इस पर मेहनत कर रही है, बहुत जल्द क्लास तैयार हो जाएगी और मैं आपके सामने उसको लेके आने वाला हूँ। बस आपको और कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और थोड़ा सा अपने छोटे भाई का सपोर्ट बना के रखना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 84 नंबर 84 आपको दे रखा है, 10 वर्षीय बच्चा आसानी से चीज़ों को ऊंचाई और चौड़ाई के आधार पर अलग अलग समूह में बांट देता है। पियाजे के अनुसार ये क्षमता किससे जुड़ी हुई है, तो जीन पियाजे के अनुसार ये जो क्षमता है वो किससे जुड़ी हुई है, वो आ जाएगी आपके श्रेणी क्रम के अनुसार जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 85 आपको दे रखा है, असर्शन दे रखा है, आपको कथन दे रखा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा प्रतीकों का उपयोग करना सीखता है। और रीज़न दे रखा है इसमें, इस अवस्था में भाषा और कल्पना की क्षमता तेज़ी से विकसित होती है। तो इसमें जो आपके सही रहने वाला है वो इसमें आ जाएगा आपके दोनों सही है और आर इसकी व्याख्या भी करता है। इनका ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही है और आर जो है इनकी जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 86 आपको दे रखा है, एक बच्चा कहता है अगर सब लोग बिना टिकट ट्रेन में चढ़ते हैं, अगर सब लोग बिना टिकट ट्रेन में चढ़ेंगे तो सिस्टम टूट यानी कि कोलैप्स हो जाएगा। ये किस स्तर का उदाहरण है, यानी कि एक बच्चे ने कहा है कि अगर सभी ने बिना टिकट लेकर के यात्रा करनी शुरू कर दी तो ये सिस्टम पूरा टूट जाएगा, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो ये जो स्तर है ये किस स्तर का उदाहरण रहता है, तो ये आपके इसमें आ जाएगा भाई सामाजिक क्रम संपोषण का सिद्धांत या इसके स्तर का उदाहरण रहता है। तो सामाजिक क्रम संपोषण का उदाहरण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 87 आपको दे रखा है, असर्शन दे रखा है कि प्री कन्वेंशनल स्तर में नैतिक निर्णय व्यक्तिगत लाभ और सजा से बचने पर आधारित है। कारण दे रखा इस स्तर पर व्यक्ति सामाजिक मानकों से अधिक सार्वभौमिक सिद्धांतों को महत्व देता है। तो इसमें आपका आ जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर है वो इसकी व्याख्या बिल्कुल भी नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसकी बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 88 आपको दे रखा है, एक छात्र परीक्षा में नकल करने वाला था लेकिन अचानक सोचता है कि अगर पकड़ा गया तो प्रिंसिपल मेरे माता पिता को बुलाएंगे और मैं सबके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। ये किस स्तर का उदाहरण है, तो ये कौन से स्तर का रहता है, तो वो आ जाएगा आपके चरण 3 अच्छा लड़का या लड़की, अच्छा लड़का या लड़की स्तर का आपके रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89 आपको दे रखा है, एक 4 साल का बच्चा अपने पिता की नकली दाढ़ी लगाकर रोल प्ले में पापा का नाटक करता है। अगर इस समय उसे लगातार रोका जाए और कहा जाए कि ये गलत है तो एक्शन के अनुसार उसने कौन सा नकारात्मक भाव विकसित हो जाएगा। तो इसमें कौन सा नकारात्मक भाव विकसित हो जाएगा, वो भी एक्शन के अनुसार, तो वो इसमें आ जाएगा आपके दोष का भाव है वो विकसित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 90 नंबर आपको दे रखा है, कथन दे रखा है आपको, इसका फोल्डिंग में शिक्षक समय के साथ मदद की मात्रा घटाता है। यानी कि इसके फोल्डिंग में क्या होता है कि शिक्षक है वो समय के साथ मदद की मात्रा को घटाता है। और रीज़न दे रखा है क्योंकि उद्देश्य छात्र की स्वतंत्र समस्या समाधान क्षमता बढ़ाना होता है। तो इसमें आपके दोनों ही सही है और इसकी व्याख्या भी ये पूरी करता है। तो इसमें एक कथन आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई 91 आपको दे रखा है, जनपदकालीन बस्तियाँ प्राप्त हुई है। तो जनपदकालीन जो बस्तियाँ हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो इसमें आपके रहने वाला, एक तो पुराना किला दिल्ली से प्राप्त हुई है जनपदकालीन बस्तियाँ, एक आपके हस्तिनापुर से भी इसकी बस्तियाँ प्राप्त होती है, और तीसरा दे रखा है इसमें अंतरजी खेड़ा से भी आपके जो जनपदकालीन बस्तियाँ होती है वो इसमें प्राप्त होती है।
और ये मोहनजोदड़ो से इसमें आपके नहीं होती है, लेकिन इन तीनों से 1, 2 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा कि जनपदकालीन जो बस्तियां हैं वो पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर और अंतरजी खेड़ा से प्राप्त होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 92 आपको दे रखा है, महाजनपद काल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो महाजनपद काल के संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का चयन भी आपको करना है। पहला दे रखा है आपको, कौशाम्बी किले से महाजनपद कालीन ईंटों से निर्मित दीवार प्राप्त हुई है। दूसरा दे रखा है, महाजनपद काल में ही जैन और बौद्ध दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ है, यानी कि आपके दोनों इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। तो 92 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93 आपको दे रखा है, 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो जो 16 महाजनपद हम पढ़ते हैं इतिहास के अंदर, इनकी सबसे पहले है वो जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो वो आ जाएगी आपके अंगुत्तर जो निकाय है वहाँ से 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 आपको दे रखा है, मगध महाजनपद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन को बताइए। यानी कि मगध जो महाजनपद है इसके संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं और आपको असत्य कथन का चयन करके लिखना है भाई। तो सबसे पहला कथन आपको दे रखा है कि व्यापारिक मार्ग व लोहे की प्रचुरता से यहाँ समृद्ध नगरों का विकास हुआ है। दूसरा दे रखा है, मगध ने अन्य महाजनपदों को जीतकर भारत के प्रथम विशाल साम्राज्य की स्थापना की है, बिल्कुल सही है। और हरियक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश का संबंध मगध साम्राज्य से था, बिल्कुल सही है। मगध की आरंभिक राजधानी तक्षशिला थी, ये इसमें आपके असत्य आ जाएगा, बाकी सभी इसमें सत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95 आपको दे रखा है, दक्षिणी भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है। तो दक्षिणी भारत के अंदर स्थित एकमात्र जो महाजनपद था वो आपके इसमें आ जाएगा अस्मक महाजनपद जो है ये दक्षिणी भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 96 आपको दे रखा है, महाभारत में उल्लेखित शासक शिशुपाल का संबंध किस महाजनपद से था। तो शिशुपाल का जो संबंध है वो कौन से महाजनपद से रहता है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके चेंदी महाजनपद से संबंध शिशुपाल का रहता है, यानी कि शिशुपाल जो है वो चेंदी का शासक था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97 आपको दे रखा है, निम्नलिखित महाजनपद एवं उनकी राजधानी के संबंध में सही सुमेलित नहीं है, उसका आपको चयन करके लिखना है कि कौन सा है वो सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले दे रखा है महाजनपद में अंग महाजनपद, तो इसकी राजधानी आती है चंपा, बिल्कुल सही है। फिर दे रखा है मल महाजनपद, इसकी राजधानी आती है कुशीनारा, तो वो भी बिल्कुल सही है। तीसरा दे रखा है वत्स की दे रखी है सुक्तिमती, तो ये इसमें आपके सुमेलित नहीं रहने वाला। अवंती की राजधानी रहती है उज्जैनी, तो ये भी इसमें सही है, लेकिन तीसरा इसके अंदर आपके सही सुमेलित नहीं रहने वाला भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 98 आपको दे रखा है, किन 2 महाजनपदों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। तो कौन से 2 महाजनपदों के अंदर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है वो विद्यमान थी, तो वो आ जाएगा आपके एक तो वज्जी के अंदर और एक मल के अंदर जो है वो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं विद्यमान थी, तो वज्जी और मल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 99 आपको दे रखा है, महाजनपदकालीन युग में कृषि के क्षेत्र में आए परिवर्तनों में से थे। यानी कि आपको 3 कथन दे रखे हैं कृषि के क्षेत्र में आए परिवर्तनों के बारे में, आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य है जो कि महाजनपदकालीन है वो परिवर्तन हुए थे, उसमें सुमेलित कौन से है वो आपको बताना है। तो पहला कथन आपको दे रखा है, इस समय हल के फाल बनाने में लोहे का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे ज़मीन जोतना पूर्व से अधिक आसान हो गया था, तो बिल्कुल सही है भाई, ये आपके महाजनपदकालीन कृषि के परिवर्तन रहता है। दूसरा दे रखा है, इस काल में धान के पौधों का रोपण आरंभ हुआ था, जिसमें पैदावार वृद्धि हुई थी, तो इसमें आपके दे रखा है कि धान के जो पौधे हैं ना उसका रोपण करते थे, तो बिल्कुल सही है भाई। और इसी समय धान को भूसे से अलग करने के लिए मशीन का निर्माण हुआ, नहीं मशीनें उस समय कहाँ थी भाई, तो ये इसमें आपके हो जाएगा सत्य है, तो 1 और 2 इसमें सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 100 नंबर आपको दे रखा है, चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो चंद्रगुप्त संज्ञा है इसका प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो आ जाएगा आपके रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है भाई, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 101 आपको दे रखा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष पराजित किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष पराजित किया था, तो वो आ जाएगा आपके 305 ईस्वी के अंदर इसको पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 102 आपको दे रखा है,
मौर्य शासक बिंदुसार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और विचार करके आपको इसमें सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो पहला कथन क्या दे रखा देखो, बिंदुसार आजीवक धर्म का अनुयायी था। बिल्कुल सही है, जो बिंदुसार था वो आजीवक धर्म का अनुयायी था। और स्ट्रेबो ने इसे अलिक्ट्रोकैटस के नाम से भी संबोधित किया था। बिल्कुल सही है, जो स्ट्रेबो था इसने बिंदुसार को अलिट्रोकैटस के नाम से भी संबोधित किया था भाई। फिर आता है कि दिव्यावधान के अनुसार बिंदुसार के प्रशासनिक कार्यों में सहयोग के लिए 500 सदस्यों की एक सभा थी। बिल्कुल सत्य है। तो इसमें आपके तीनों ही कथन है वो सत्य रहने वाले हैं, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 103 आपको दे रखा है, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य के साप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था। तो राज्य का जो 7वां अंग रहता है वो आता है आपके मित्र, यानी कि साप्तांग सिद्धांत में कहा गया है कि राज्य का जो 7वां अंग होगा वो एक मित्र होगा। तो इसमें आपको जाए ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 104 आपको दे रखा है कि अशोक का वह अभिलेख जिसमें दक्षिणी भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो अशोक के कौन से अभिलेख के अंदर दक्षिणी भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है, तो वो आ जाएगा आपके द्वितीय शिलालेख के अंदर इसका उल्लेख हुआ है भाई। तो 104 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 105 आपको दे रखा है, वे मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो कौन से मौर्य शासक है जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो इसमें आपके आ जाएगा, एक तो आने वाला अशोक, अशोक से जो शिलालेख है वहाँ से इसके बारे में जानकारी मिलती है। और एक आपके इसमें आ जाएगा दशरथ, यानी कि 1, 2 और 4। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 106 आपको दे रखा है, अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों का उल्लेख हुआ है, उक्त शिलालेख में उल्लेखित पदाधिकारी नहीं है। तो उक्त शिलालेख में उल्लेखित पदाधिकारी कौन से नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके अग्रहारिक जो है ये इसमें उल्लेखित पदाधिकारी नहीं रहते हैं। बाकी रज्जुक इसमें शामिल है, युक्त इसमें शामिल है, प्रादेशिक इसके अंदर शामिल रहता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें शामिल नहीं रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 107 आपको दे रखा है, अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और ये अशोक द्वारा प्रतिपादित मनुष्य की नैतिक, मतलब इनमें आपको कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन कौन से है उसका आपको चयन करके लिखना भी है भाई, ठीक है ना। तो पहले इसको पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि कौन कौन से कथन सत्य है। ये अशोक द्वारा प्रतिपादित मनुष्य की नैतिक उन्नति के आदर्श भी है। बिल्कुल सही है, जो प्रतिपादित धम्म के जो संबंध में जो कथन थे, धम्म के बारे में कहा गया है कि अशोक द्वारा प्रतिपादित मनुष्य की जो नैतिक उन्नति होती है उसके आदर्श रहते हैं। बिल्कुल सही है। फिर दे रखा है अशोक के दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में धम्म को परिभाषित किया गया। बिल्कुल, दूसरे और 7वें स्तंभ लेख के अंदर धम्म को विस्तार से परिभाषित किया गया था। और सहिष्णुता अशोक के धम्म का प्रमुख बुनियादी सिद्धांत था, ये भी इसमें सही है भाई। जो सहिष्णुता है वह अशोक के धम्म का प्रमुख बुनियादी सिद्धांत रहता है। तो इसमें आपके तीनों ही कथन है वो बिल्कुल सत्य होने वाला है, यानी कि 1, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 108 आपको दे रखा है, धम्म की शिक्षा देने हेतु अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारी थे। तो धम्म की शिक्षा देने हेतु अशोक द्वारा नियुक्त जो अधिकारी थे वो कौन थे, तो वो आ जाएगा आपके इसमें धम्म महामता जो है वो आपके रहते हैं धम्म की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी, धम्म महामात, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 109 नंबर कि मौर्य काल में तीर्थ का अध्यक्ष कहलाता था। तो तीर्थ का जो अध्यक्ष है उसे किस नाम से जानते थे मौर्य काल में, तो वो आ जाएगा आपके अमात्य। अमात्य को कहते थे तीर्थ का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 110 आपको दे रखा है, मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र, यानी कि मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर प्रबंध के लिए 6 समितियों का उल्लेख किया। उक्त समितियों में से कौन सी समिति जनगणना संबंधी कार्य देखती थी। यानी कि 6 समितियों का गठन किया गया था, उसमें से एक समिति थी जो कि राज्य की जनगणना यानी कि जनसंख्या के बारे में जानकारी रखती थी। तो वो कौन सी समिति थी, वो आ जाएगी आपकी तृतीय समिति जो कि जनगणना संबंधी कार्य देखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 111 नंबर कि बराबर की पहाड़ियों में निर्मित लोमेश ऋषि की गुफा का निर्माण किसने करवाया था। तो जो बराबर की जो गुफाएं आती है, यानी कि बराबर की पहाड़ियों में निर्मित जो लोमेश ऋषि थे, इनकी गुफा का निर्माण है वो कौन से शासक ने करवाया, तो वो आ जाएगा आपके दशरथ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 112 नंबर, राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से मौर्यकालीन लोह प्रगलन भट्टियाँ प्राप्त हुई है।
तो राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से ये प्राप्त होती है? तो वो आ जाएगा आपके इस्वाल नामक सभ्यता स्थल से मौर्यकालीन लौह प्रगलन भट्टियाँ प्राप्त हुई है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 113 नंबर कि मौर्य साम्राज्य के किस सेनापति ने अंतिम मौर्य शासक की हत्या कर नवीन साम्राज्य की नींव डाली थी? तो नवीन साम्राज्य की नींव डालने वाले कौन थे? तो वो आ जाएगा आपके पुष्यमित्र, इससे संबंधित रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 114 आपको दे रखा है, वायुमंडल में एरोसोल के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। तो वायुमंडल में एरोसोल के संबंध में कौन सा कथन असत्य रहने वाला है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एरोसोल सकेंद्रण समताप मंडल में अधिकतम होता है, ये कथन आपके असत्य है। बाकी एरोसोल में समुद्री लवण, महीन मृदा, धुआं, पराग कण और कालिक होती है, बिल्कुल सही है। वायु में एरोसोल सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल और सतरी रंग के विभिन्न प्रकार के बनाने में योगदान करते हैं, बिल्कुल सही है। और एरोसोल ऐसी सतह के रूप में कार्य करते हैं जिन पर जल वाष्प द्रवित हो जाती है, तो ये भी इसमें सत्य है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके इसमें असत्य रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 115 आपको दे रखा है, वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस सबसे कम मात्रा में मिलती है? तो वायुमंडल के अंदर जो है हाइड्रोजन गैस है ना, वो सबसे कम मात्रा के अंदर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 116 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति 2024 कब जारी की गई? तो राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति जो है 2024 की, ये कब लागू की गई? तो वो आ जाएगा आपके 4 दिसंबर को ये नीति लागू की गई थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 दे रखा आपको, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस परत में जल वाष्प एवं सर्वाधिक सकेंद्रण पाया जाता है? तो जल वाष्प का सर्वाधिक सकेंद्रण जो है ये आपको मिलने वाला है भाई सौभ मंडल के अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 118 आपको दे रखा है, वायुमंडल की लंबवत परतों को पृथ्वी से बाहर की ओर क्रमबद्ध कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन भी कीजिए। यानी कि भाई लंबवत आपको देखना है कि पृथ्वी से बाहर की ओर जो परतें हैं उस अकॉर्डिंग इनको क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो इसमें आएगा वो आ जाएगा आपकी ट्रोपोस्फीयर, यानी कि सबसे पहला आएगा 2 नंबर। फिर इसमें आप आएगा स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि आपके 3 नंबर। फिर इसमें रहेगा आपके ओजोनोस्फीयर, यानी कि ओजोन परत आती है जो कि समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें आता है आपके आयनोस्फीयर, यानी कि आयन पाए जाते हैं, यानी कि 4 नंबर। तो 2 3 1 4, तो 2 3 1 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 119 आपको दे रखा है, विषुवत रेखा के ऊपर सौभ सीमा में हवा का तापमान लगभग -80 डिग्री से और ध्रुव के ऊपर लगभग माइनस होता है। तो ऊपर की ओर, ध्रुव के ऊपर की ओर कितने डिग्री माइनस में होता है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है भाई। तो इसमें देखो हवा है वो सौभ मंडल सीमा में हवा का तापमान 80 डिग्री होता है, -80 डिग्री होता है सेंटीग्रेड, और ध्रुव से ऊपर इसमें होता है लगभग -45 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 120 आपको दे रखा है, कथन दे रखा है और इसमें कारण भी दे रखा है, आपको दोनों की व्याख्या देखनी है कैसा कुछ करता है, ठीक है। कथन दे रखा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति आवश्यक है। कारण दे रखा है CO2 ताप को अवशोषित कर सकती है। तो इसमें जो आपके रहने वाला है वो आएगा, इसमें A और 2 दोनों सही है, और R जो है वो A की सही स्पष्टीकरण भी करता है, यानी कि इसमें विकल्प नंबर 1 आपके बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 121 आपको दे रखा है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही कूट का चयन भी आपको करना है भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, देखो सबसे पहले आपको इसमें दे रखा है समताप मंडल, ठीक है, और संबंधित परतों संबंधित विशेषता आपको नीचे दे रखी है। तो समताप मंडल जो है ये आपके किससे संबंधित रहता है? तो समताप मंडल में आ जाएगा, इस वायुमंडल में ओजोन की कुल मात्रा का अधिकतम भाग पाया जाता है, बिल्कुल। अभी आपको बताया कि समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है, तो इसमें ए में आ जाएगा आपके 3, ठीक है ना। फिर दे रखा है आपको बहिर्मंडल, तो बहिर्मंडल में इसमें आपका आ जाएगा ओजोन है, हाइड्रोजन है, हीलियम के परमाणुओं से विरल वायुमंडल बनता है, यानी कि 5 नंबर, 3 और 5। फिर आपको इसमें दे रखा है सौभ मंडल, तो सौभ मंडल में आ जाएगा आपके ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भी घटता है, यानी कि ऊंचाई जैसे बढ़ेगी तो तापमान आपके घटता हुआ चला जाएगा, यानी कि सौभ मंडल में आ जाएगा 1। तो 3 5 1। और फिर आता है आयन मंडल, तो आयन मंडल में आ जाएगा आपके 2, यानी कि उत्तरी ध्रुवीय ज्योति या दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न होती है, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 2 नंबर। तो 3 5 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दे रखा है 122 नंबर। वायुमंडल की परत या परतें जो एप्पलटन परत के नाम से भी जानी जाती है वह है। तो वायुमंडल की कौन सी परत है जिसे एप्पलटन परत के नाम से भी जानी जाती है? तो वो परत आपके इसमें आ जाएगी भाई F1 और F2 जो परतें हैं इनको एप्पलटन परत के नाम से भी जाना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 123 नंबर दे रखा है आपको। समतापमंडल में सम्मिलित है। तो सममंडल में सम्मिलित है। तो सममंडल के अंतर्गत कौन कौन से मंडल इसमें शामिल रहते हैं? तो वो इसमें आ जाएगा आपके, एक तो रहता है समतापमंडल, और दूसरा आ जाएगा इसमें सौभमंडल, तीसरा आएगा इसमें आपके मध्य मंडल, और बहिर्मंडल इससे आपके बाहर पाया जाता है, यानी कि ए, बी और सी। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 2 कि इसमें समतापमंडल है, सौभमंडल है और मध्य मंडल है जो कि आपके सममंडल में सम्मिलित रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 124 आपको दे रखा है। को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन भी कीजिए। एक तरफ दे रखी है गैसें, सामने दे रखा है कि वायुमंडल के अंदर उस गैस का कितना प्रतिशत हिस्सा है वो पाया जाता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको पता है नाइट्रोजन गैस कितनी पाई जाती है, तो 78%, यानी कि ए में आ जाएगा आपके 3। फिर आपको पता है कि ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है 21%, यानी कि सी में आप देखोगे 4, तो सी में 4 इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं, नाइट्रोजन हो गया आपके 78, ऑक्सीजन हो गया आपके 21 और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपके 0.039% और ऑर्गन हो गया आपके 0.934%। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 125 आपको दे रखा है कि एक नगर समुद्र तल से 825 मीटर ऊंचा है और जून का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। यदि यह नगर समुद्र तल पर होता तो यहाँ का तापमान कितना डिग्री होता? तो अगर समुद्र तल पर होता तो इसका तापमान आ जाता आपके 20 डिग्री सेल्सियस में, 5 डिग्री आराम से इसमें बढ़ जाता। ठीक है ना। हाँ, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 126 नंबर दे रखा है कि वायुमंडल निम्नलिखित में से वायुमंडल की स्थिर गैस नहीं है, यानी कि वायुमंडल की कौन सी गैस है जो स्थिर गैस नहीं है? तो वो आ जाएगा आपके कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 जो गैस है वो आपके स्थिर गैस में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 127 दे रखा है। वायुमंडल का सर्वाधिक भाग किस मंडल में पाया जाता है? तो वायुमंडल का देखा जाए तो सर्वाधिक जो भाग है वो कौन से मंडल का हिस्सा रहता है? तो वो आ जाएगा आपके परिवर्तन मंडल के अंदर सर्वाधिक भाग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 128 आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है वो कौन कौन सी रहती है उसमें आपको लिखना है और नीचे दिए गए कोड से पहचान करके भी लिखनी है। तो इसमें जो ठंडी जलधारा आ जाएगी वो एक तो आ जाएगी आपके पेरू जलधारा रहने वाली है, एक आ जाएगी आपकी कैलिफोर्निया धारा, इसमें आपकी ठंडी जलधाराएँ रहती है, यानी कि ए और सी। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपके ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 129 आपको दे रखा है। यदि धरातल सर्वत्र समतल होता व पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो पवनें समदाब रेखा के परिप्रेक्ष्य में चलती। तो किस अकॉर्डिंग चलती हुई समदाब रेखा है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके समदाब रेखा जो है वो समदाब रेखाओं के परिप्रेक्ष्य में समकोण पर चलती। ठीक है ना, यानी कि बहुत ही 90 डिग्री के कोण पर ये रेखा यहाँ पे चलती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 130 नंबर। उपोषण उच्च दाब पेटियों के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। तो असत्य कथन का आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें असत्य कथन आ जाएगा, इस पेटी के निर्माण में तापमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कथन आपके हो जाएगा असत्य है, बाकी सभी कथन सत्य रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 131 आपको दे रखा है। कोरियोलिस बल के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? जो कोरियोलिस बल लगता है इसके बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है, उसका आपको चयन करना है। पहला आपको दे रखा है, ये पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है, बिल्कुल सही है। ये ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम लगता है, बिल्कुल सही है। ये प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है, ये बिल्कुल आपके सही नहीं है। ठीक है ना। ये वायु की गति के समानुपातिक होता है, ये भी इसमें आपके सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन है इसमें आपके कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 132 आपको दे रखा है। यदि धरातल पर वायुदाब 100 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब कितना होगा? यानी कि धरातल पर आपको दे रखा है 1000 मिलीबार है, तो धरातल से 1 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद ये वायुदाब कितना हो जाएगा? तो वो इसमें आ जाएगा आपके 900 मिलीबार रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 133 आपको दे रखा है। वायु के क्षैतिज संचरण को कहा जाता है। तो वायु का जो क्षैतिज संचरण होता है इसे किस नाम से जानते हैं? तो वो आ जाएगा आपके अभिवहन के नाम से भी जाना जाता है, कि वायु का जो क्षैतिज संचरण है इसे अभिवहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 134 आपको दे रखा है।
आरोही पवने प्रवाहित होती है। तो जो आरोही पवने होती है वो प्रवाहित होती है, तो इसमें आ जाएगी घाटी से पर्वत की ओर है वो प्रवाहित होती है भाई। तो किस ओर होती है? तो घाटी से पर्वत की ओर है वो प्रवाहित होती है, जिन्हें आरोही पवने भी कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 135 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से जेट स्ट्रीम कहाँ पाई जाती है? तो निम्नलिखित में से जेट स्ट्रीम है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो इसमें आ जाएगा उच्च सौभ मंडल के अंदर जेट स्ट्रीम पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 136 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। तो असुमेलित युग्म कौन सा है वो देखना है। एक तरफ दे रखी है पौने, सामने दे रखा है संबंधित क्षेत्र। तो सबसे पहला दे रखा है गिबली पौने, तो ये आपकी लीबिया के अंदर चलती है, और खमसीन पौने ये मोरक्को में चलती है, तो ये आपका हो जाएगा असुमेलित। जबकि चिनूक जो हवा है ये आपके उत्तरी अमेरिका में चलती है, बिल्कुल सही है। इसीलिए इस चिनूक के नाम से अमेरिका ने एक अपना हवाई जहाज़ भी बनाया जिसको चिनूक के नाम से जानते हैं। तो ये आपके जो चिनूक हवा होती है, जो पवने होती है, ये उत्तरी अमेरिका के आसपास चलती है। और फ़ोन जो है ये आपके दक्षिणी यूरोप के अंदर चलती है, फ़ोन पवने। ये फ़ोन जो है ये आपके दक्षिणी यूरोप के संबंधित रहने वाली है। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है खमसीन मोरक्को, ये इसमें सुमेलित नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 137 आपको दे रखा है, उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब से या निम्न दाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी? तो उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब के चारों ओर जो पवनों की दिशा होगी वो इसमें आपकी कौन सी दिशा होने वाली है? तो वो आ जाएगी घड़ी की सुई के चलने की दिशा के विपरीत दिशा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इसकी दिशाएं हो जाएगी भाई, ठीक है ना। फिर आता है 138 नंबर कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें, कि असत्य कथन कौन सा है उसकी आपको पहचान करके लिखनी है। तो इसमें आपका आ जाएगा कथन नंबर 4 कि वायुमंडल के निचले भाग में ऊंचाई के और बढ़ने पर वायुदाब हाँस दर 1 मिलीबार प्रति 65 मीटर है। तो ये इसमें आपके असत्य कथन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 139 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिजन्य वायुदाब पेटियाँ है? तो कौन सी गतिजन्य वायुदाब पेटियाँ रहती है? तो इसमें आपके आ जाएगा, सबसे पहले दे रखी है आपको देखो, विषुवतीय रेखीय निम्न दाब पेटी, ये इसमें नहीं रहती है। उपोष्ण उच्च दाब पेटी, बिल्कुल ये इसमें शामिल है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, ये भी इसमें शामिल है। और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, तो ध्रुवीय उच्च दाब पेटी इसमें शामिल नहीं है, यानी कि 2 और 3। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 140 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सनातनी पवन नहीं है, यानी कि सनातनी पवन कौन सी नहीं है उसका आपको पहचान करनी है। तो जो मानसूनी पवनें होती है ये एक सनातनी पवनें नहीं है, बाकी पछुआ पवनें, व्यापारी पवनें, ध्रुवीय पवनें, ये सभी सनातनी पवनें रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 141 आपको दे रखा है, राजस्थान के निम्न में से कौन से स्थान पर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित नहीं है, यानी कि कौन से स्थान पर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो वो आ जाएगा आपके रणपुर कोटा के अंदर स्थित नहीं है, बाकी नीमराणा अलवर में स्थापित है, सीतापुरा जयपुर के अंदर स्थित है, बोरानाडा जोधपुर में भी स्थित है, लेकिन रणपुर कोटा के अंदर है वो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित नहीं रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 142 आपको दे रखा है, राजस्थान राज्य सहकारी कतई संघ लिमिटेड का गठन है वो कब हुआ था? तो राजस्थान राज्य सहकारी कतई जो संघ लिमिटेड है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी अप्रैल 1993 के अंदर इसकी स्थापना होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 143 आपको दे रखा है, निम्नलिखित यानी कि उद्योग और संस्था सामने उसकी अवस्थिति दे रखी है, इसमें से कौन सा असुमेलित है उसकी आपको पहचान करनी है। तो सबसे पहले दे रखा ऑलिव टी प्लांट आपके बस्सी जयपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा बायोडीजल रिफाइनरी, ये आपके आता है कल्लड़वास उदयपुर के अंदर, बिल्कुल सही है। तीसरा दे रखा आदित्य मिल्स लिमिटेड जो कि गुलाबपुरा भीलवाड़ा दे रखा है, ये आपके इसमें असुमेलित हो जाएगा। रिलायंस कॉमेटेक्स, तो ये आपका आ जाएगा उदयपुर, बिल्कुल सही है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपके असुमेलित रहने वाला है भाई। फिर आता है 144 नंबर कि राजस्थान में चीनी उद्योग के स्थायीकरण को प्रभावित करने वाला कारक है। तो चीनी उद्योग को प्रभावित करने वाला कारक कौन से रहते हैं वो आपको चयन करना है। तो इसमें सबसे पहला आता है परिवहन की सुविधा प्रभावित करती है, कुशल एवं सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता ये भी इसमें आपके प्रभावित करती है, सल्फर व चूने की उपलब्धता ये भी इसमें आपको प्रभावित करती है, यानी कि 1, 2 और 3 इसमें आपके तीनों ही सही हो जाएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 145 आपको दे रखा है, किस चीनी मिल में डिस्टिलरी है, यानी कि कौन सी चीनी मिल है जहाँ पर डिस्टिलरी पाई जाती है। तो वो आपके इसमें आ जाएगा गंगानगर शुगर मिल के अंदर डिस्टिलरी भी मिलती है भाई, डिस्टिलरी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 146 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी कि एक तरफ दे रखे हैं आपको औद्योगिक इकाई, सामने दे रखे हैं उसके जिले, और कौन सा सुमेलित नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है भाई। तो देखो सबसे पहले दे रखा स्टेट वुलन मिल्स, जो कि आपके बीकानेर में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स, ये आपके चुरू में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। विजय कॉटन मिल पाली के अंदर, ये आपके हो जाएगा असत्य है। विदेश आयात निर्यात संस्थान कोटा के अंदर है, बिल्कुल सही है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें आपके सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 147 दे रखा आपको, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कागजी नामक बर्तनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा स्थान है जो कि कागजी नामक बर्तनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके अलवर जिला इससे संबंधित रहने वाला है, जहाँ पर कागजी नामक बर्तनों के निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 148 आपको दे रखा है, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है। तो निम्नांकित युग्मों में से कौन सा है वो सुमेलित है, उसमें आपको चयन करना है। सूची 1 में दे रखे हैं औद्योगिक पार्क, सूची 2 में दे रखे हैं स्थान, इसमें आपको सुमेलित करके सही उत्तर का चयन भी करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले दे रखा परिधान पार्क, तो परिधान पार्क है वो बिल्कुल आपके जगतपुरा जयपुर के अंदर है, सुमेलित सही है। फिर दे रखा हौजरी पार्क, तो हौजरी जो पार्क है ये आपके इसमें बांसवाड़ा है वो गलत हो जाएगा, इसमें संबंधित नहीं रहने वाला। मसाला पार्क, तो ये आपका आ जाएगा रामगंज कोटा के अंदर, बिल्कुल सही है। और फिर दे रखा टेक्सटाइल पार्क, ये आ जाएगा आपके सिलौरा किशनगढ़ के अंदर, यानी कि A, C और D इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 148 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 149 नंबर आपको दे रखा है कि राजस्थान में ग्रामीण और ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण की रूडा निम्न में से किस उप क्षेत्र में अपनी गतिविधि नहीं करती है। तो कौन से क्षेत्र में रूडा है वो कार्य नहीं करती है, तो वो आ जाएगा लकड़ी आधारित उद्योगों के अंदर रूडा का कार्य नहीं रहता है, जबकि चमड़ा है, लघु खनिज है, ऊन एवं वस्त्र है, इसमें आपके रूडा है वो कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले यही काम करो, जाओ और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो, ठीक है ना। इसमें बहुत ही कहते हैं ना 0.00001 सेकंड लगने वाले हैं, तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसी क्लासें जब भी मैं अपलोड करूँगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 150 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया है। तो रिको ने अपना जो एग्रो फूड पार्क स्थापित किया है वो हमारे बोरानाडा जोधपुर के अंदर इसको स्थापित किया है भाई। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये था भाई आपके कलाम अकेडमी के द्वारा आयोजित लेवल 2 SST विषय का माइनर टेस्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन। कैसा लगा आपको सॉल्यूशन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब तो करके ही रखना है भाई, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे चैनल पर दिशा बुक का टॉपिक वाइज सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं, और दूसरी चीज़ आती है इसमें रीट लेवल 1 के भी मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं। तो कोई भाई अगर आपके रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहा है तो उसको एक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और तीसरा इसमें रीट लेवल 2 SST के तो सॉल्व हो ही रहे हैं, रीट लेवल 2 साइंस मैथ के भी पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छे लगे तो ज़रूर क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।